स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 के इतिहास के लेसन नंबर 3 के भारत में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम ये दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली, जो भारत में राष्ट्रवाद को उदय में सहायक सिद्ध हुआ, और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज हम पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया है कि 1919 के बाद 1919 से बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। तो ये जो टाइम है 1919 का 19 जो टाइम दिया हुआ है, ये टाइम इस समय बहुत एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इस टाइम में जो था पंजाब में जो घटा था, पंजाब में जो वो घटना घटी थी, उस घटना में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, निहत्थे और असहाय लोगों पर क्या किया था, गोलियों से बौछार कर दी थी। जहाँ पे क्या हुए थे, लाखों लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और वो क्रांति थी पंजाब की, और उस क्रांति का नाम था, तो जो 1919 की क्रांति थी, 1919 की जो क्रांति थी वो पंजाब में घटी थी, और इस क्रांति का नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड व जलियांवाला बाग नरसंहार। तो ये 1919 में ही घटा था। तो राष्ट्रीय आंदोलन के नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्षों का एक नया पद्धति सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम होंगे। जो 1919 का हमको टाइम पीरियड था, बहुत महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। तो इस सालों के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया था। तो ये जो 1919 तक जो भी भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रवाद की भावना जो चल रही थी, वो नए नए इलाकों में क्या होता, फैलता जा रहा था। नए नए इलाकों का मतलब यह है कि पूरे राज्य, पूरे देश में अब धीरे धीरे क्या होता, वो जो आंदोलन था, वो राष्ट्रवाद की भावना थी, वो पूरे इंडिया में क्या हुआ था, छा रहा था। तो इसी लेक्चर में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहली बात यह है कि पहली विश्व युद्ध कितने से कितने समय के बीच में हुआ था। तो पहला युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक बीच में। ये 4 साल तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, जो क्या किया था, पूरे इतिहास के पन्नों में ये डेट दर्ज हो गया था। और इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए इस युद्ध में। तो सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा करी थी। इसके कारण रक्षा व्यय से भरी इफाजा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। इस युद्ध में मानकर चलिए कोई भी युद्ध होता है तो उसमें क्या होगा, कर्ज क्यों लिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्ज क्यों ले गए। तो कर्ज लेने का सबसे मुख्य कारण ये था कि बहुत सारे सैनिक उस युद्ध में भाग लिए होंगे, बहुत सारे देश उस युद्ध में भाग लिए होंगे। तो क्या हुआ था कि जब उस समय जब बहुत सारे सैनिक इकट्ठा होंगे तो उनको खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, और लड़ने के लिए आधुनिक हथियारें चाहिए, नए नए हथियार चाहिए। तो क्या हुआ था, उसमें जो क्या हुआ था, रोजगार में क्या हुआ था, वृद्धि हो गया था उस समय, और रक्षा में भी काफ़ी इजाफा हुआ था। इस खर्च मानकर चलिए, इन सभी चीज़ों जो भी मैंने चीज़ बताया, इन सारी चीज़ों के लिए क्या था, पैसा। तो इस सारे खर्च जो भी आया था उस युद्ध में, वो सारा खर्च जो आया था उसकी भरपाई के लिए
उस खर्च की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया, करों की वृद्धि की गई। अब मान कर चलिए जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो उसमें सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़ों की, खाने के लिए या हथियारों की, तो वो कर के द्वारा क्या गया, उस चीज़ को पूर्ति किया गया। तो सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। मान कर चलिए अगर अगर कोई भी युद्ध होता है तो उसमें हमको बहुत सारे क्या जरूरत पड़ेंगे, हथियार जरूरत पड़ेंगे। तो हथियार क्या किया गया, कर लेकर क्या किया गया, वो खरीदा गया, और वस्त्र भी खरीदे गए, और सैनिकों के लिए भोजन भी खरीदे गए। तो क्या हुआ, जब कर्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा सरकार ने, उस देश में जो भी वो हमारे देश में जो भी सरकार रहे होंगे उस समय, तो क्या किए, सीमा शुल्क को क्या किए, बढ़ा दिए। सीमा शुल्क का अर्थ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि मानकर चलिए ये बहुत सारे राज्य हैं और यहाँ एक किसान है, इसको अपना सामान जो भी है इसको इस राज्य में बेचने जाना है। तो क्या करेगा, अलग अलग राज्यों से होकर गुजरेगा इस रास्ते से, तो हर एक राज्य में हर एक सीमा के राज्य पर क्या करेगा, हर एक मानकर चलिए यहाँ पर उसको कर लेना है, आना है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या करेगा, अपना वो सीमा शुल्क देगा, और यहाँ पर भी वो कहने का तात्पर्य है कि हर एक राज्य में वो जो प्रवेश करेगा तो उसको सीमा शुल्क क्या करेगा, देना पड़ेगा। सीमा शुल्क क्या करेगा, देना पड़ेगा। तो क्या क्या सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। आयकर मतलब होता है कर लेना। बहुत बड़ी मात्रा में क्या गया, करों का आदान प्रदान होने लगा। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। अब युद्ध के समय इतनी मांगे बढ़ गई, जो भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय इतनी मांगे बढ़ गई कि क्या किया गया, उनको क्या किया, शुल्क को बढ़ा दिया गया, और क्या किया गया, वो युद्ध के दौरान कीमतें बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। 1913 से 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी। अब मानकर चलिए अगर हमको कोई भी सामान 5 रुपये का मिलता है, अगर उसकी कीमतों में क्या, उसकी मांग में वृद्धि होने लगी, जैसे मानकर चलिए मांग में वृद्धि इसलिए हुई, उस समय सैनिकों को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो भारी मात्रा में इस सामान को क्या सैनिकों के लिए भेज दिया गया। जो भी सरकारें होंगी सैनिकों के लिए भेज दिया गया। तो मानकर चलिए जो भी आम आदमी इस सामान को 5 रुपये में खरीदता होगा, तो इस सामान का वृद्धि हो गई, मांग में वृद्धि हो गई, तब ये सामान कितने में बिकेगा, 10 रुपये में बिकेगा। 10 रुपये में क्या होगा, बिकेगा। तो इसलिए बिकेगा क्योंकि इन लोगों के मांग की वजह से साधारण लोगों को इस 10 रुपये का भुगतान करना पड़ा, इसलिए तेजी से बढ़ रही थी, जिनके कारण आम लोग, जो भी आम लोग थे उस समय, आम लोग मतलब श्रमिक हो गए, किसान हो गए, जो भी कामगार लोग हो गए, उनकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इसलिए बढ़ती जा रही थी, पहले मानकर चलिए कोई भी सामान 5 रुपये में खरीदते थे, अब उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हो गई, तो वही सामान क्या करते हैं, 10 रुपये में अब खरीद रहे हैं। तो मुश्किल तो खड़ा होना ही है। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। अब मानकर चलिए युद्ध होगा तो उसमें क्या करेंगे, सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो सैनिक की कमी होने लगी। तो सैनिकों की जब कमी होने लगी तो गांव के जो भी अनपढ़ गंवार, जो भी उस समय जो युवा थे, पढ़े लिखे या जो भी नहीं पढ़े लिखे, उनको ज़बरदस्ती अपने जो भी सैनिक गोल था, सैनिक का समूह था, उसमें क्या किया, उन लोगों को भर्ती किया जाने लगा, सैनिकों में भर्ती किया जाने लगा। तो इसका दुष्परिणाम भी हुआ। अब मानकर चलिए अगर हम आपको कोई भी काम ज़बरदस्ती कराएंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही। अगर आपके मर्ज़ी से होता है, आपके सहमति से होता है तो वो कार्य अच्छा होगा, लेकिन आपको ज़बरन कोई कार्य किया जाए तो आपको गुस्सा आएगा। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई प्रथम विश्व युद्ध में। तो जो भी गांव के युवा थे वो सैन्य बल में नहीं जाना चाहते थे, और वहाँ की सरकारें उनको ज़बरदस्ती उस सैनिक में भर्ती किए जा रहे थे। तो क्या हुआ था, ग्रामीणों के इलाकों में गुस्सा व्याप्त हो गया। व्यापक मतलब हो गया कि सभी ग्रामीणों के दिमाग में क्या हुआ, गुस्सा फूट पड़ा कि हमारे ज़बरदस्ती हम लोग को सैनिक में भर्ती किए जा रहे हैं, हमको इसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1918 और 1919 और 1920 और 1921 4 साल में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ का भारी अभाव पैदा हो गया। अब मानकर चलिए गरीबी में आटा गीला, वही हाल हो गया, गरीबी में आटा गीला। अब मानकर चलिए वैसे ही इन लोगों का दुर्दशा पहले से खराब था,
अब कोई भी चीज़ 5 रुपये की जगह इनको 10 रुपये देना पड़ता था। अब उसके बावजूद क्या हुआ, इन लोगों का पूरा जो फसल था वो सारा क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब दूसरा समस्या ये पैदा हो गई, अब उन लोगों के पास समस्या बढ़ती जा रही थी। और तीसरी समस्या ये थी कि उन लोगों को जबरन सैनिक में भर्ती किया जा रहा था। तो ग्रामीणों के पास बहुत सारी समस्याएं आने लगी और फसल भी खराब हो गया, जिससे खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया। तो उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और ये सारे अभाव में एक और बड़ी महामारी आ गई। पहले से इतने प्रॉब्लम थे ग्रामीणों के पास और एक और महामारी फैल गई, उस समय फ्लू नामक बीमारी फैल गई, तो और भी समस्या हो गया। तो 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण अन्य 120 से 130 लोग मारे गए। अब बताइए कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई थी उस समय। पहले तो उन लोगों का जबरन सैनिकों में भर्ती कराया गया और दूसरी बीमारी क्या थी, उन लोगों का फसल नष्ट हो गया और उनको जबरन सैनिकों में भर्ती किया जाने लगा। और सबसे बड़ी जो बीमारी थी वो थी फ्लू नामक बीमारी जो फैल गई थी उस समय। तो बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा उस समय लोगों को। तो फसल भी खराब हो गई थी और 1919 की जनगणना उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी उस फ्लू नामक महामारी से, जिसमें से 120 से 130 लाख लोग मारे गए। इसके लगभग मारे गए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक लगभग के अनुमानित जो भी एक बोले तो उसमें ये 1,20,000 से 1,30,000 तक लोग को मारे गए थे उस महामारी में। यहाँ पर एक वर्ड हमको दिया है, देख लेते हैं इसको भी, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा। जबरन, मैं आपको बता दिया हूँ पहले, जबरन भर्ती। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों का जबरन सेना में भर्ती करा लेते थे। तो हमारे देश में वही अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे और उन लोगों को सेना में कमी आई, तो उन्होंने क्या किया, ग्रामीण इलाकों में क्या किए, सेना में भर्ती करने लगे। किन लोगों को, ग्रामीण लोगों को, जो भी ग्रामीण के युवा लोग थे उन लोगों को क्या करते थे, सेना में भर्ती करते थे। तो लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोगों को लगा कि जब युद्ध, हमारा जो भी प्रथम विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी जो मुश्किलें थी, जो भी ये बहुत सारी मुश्किलें थी, ये सारी मुश्किलें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो मुश्किलें दिन पर दिन क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इसका दुष्परिणाम भी हुआ, महामारी फैल गई, भुखमरी पैदा हो गया हमारे देश में, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा उसमें लोगों को। तो आगे लिखा है कि इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और एक नया तरीका पेश किया। तो वो महान पुरुष थे और वो महान व्यक्ति और कोई नहीं, वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। और उनका हम लोग एक तरह से बोले तो उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम इस महापुरुष को सशक्त नमन करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन का अर्थ होता है, ये जो हेडिंग हमको दिया हुआ, सत्याग्रह आंदोलन। तो सत्याग्रह आंदोलन का अर्थ होता है कि देखिए, गांधी जी ऐसे नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे, वो देशभक्त थे। अपने देश से क्या करते थे, प्रेम करते थे, अपने देश से प्रेम करते थे। और वो चाहते थे कि बिना हिंसा के कोई भी आंदोलन हो जिसमें कोई हिंसा न करे। अहिंसा का आंदोलन था, अहिंसा का मार्ग पे वो चलते थे। तो सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाया सबसे पहले। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य के मार्ग पर चलना। सत्याग्रह, सत्य के मार्ग पर आंदोलन करना, सत्याग्रह। तो लिखा है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। तो भारत लौटे यानी कि भारत से पहले वो कहीं और थे। वो कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई करने गए थे, दक्षिण अफ्रीका पढ़ने गए थे। तो वो शिक्षित भी थे महात्मा गांधी और एक देशभक्त भी थे। तो महात्मा गांधी 1915 में, डेट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915 में, बहुविकल्पी में पूछ देता है। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उन्होंने एक नए तहत के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की, ये चित्र भी दिया है, उस अफ्रीका में भारतीय मजदूर फैक्ट्री से गुजर रहे थे।
नस्ल भेद सरकार में सफलतापूर्वक लुहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे और सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्षों में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना में झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विश्वास करने की बजाय सच्चाई को देखने के सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का यह विश्वास था कि अहिंसा एक धर्म भारतीय को एकता के सूत्र में बांधता है। तो गांधी जी थे बहुत अहिंसा के पुजारी थे, एक तरह से माना जाए तो। वो कोई भी आंदोलन चलाए तो वो क्या थे, हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के वो पुजारी थे। उनका मानना था कि कोई भी आंदोलन अगर होगा तो बिना हिंसा के मार्ग पर जाए हुए वो आंदोलन होगा। अगर आपका आंदोलन सत्य है, अगर आपका आंदोलन एक न्यायपूर्वक है, अगर आप उस आंदोलन को सही ढंग से तो गांधी जी का मानना था कि वो कोई भी आंदोलन अगर करें तो हिंसा के मार्ग पर ना चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें। यदि आपका आंदोलन सच्चा है तो आपका आंदोलन जरूर सिद्ध होगा, उस सरकार को हार माननी ही पड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया हमको, ये पढ़ लेते हैं कि भारत आने के बाद गांधी जी कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह आंदोलन वहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका में भी चलाया था। वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन का विजय हुआ था और उस सरकार को हार माननी पड़ी थी। तो उसी के देख रेख में क्या किए थे महात्मा गांधी ने, भारत में भी सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों का संघर्षों के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाए और अहमदाबाद जा पहुँचे। तो जो भी यहाँ पर ग्रामीणों के सामने जो भी समस्याएं चल रही थी प्रथम विश्व युद्ध के समय, वाली बात ये थी उन लोगों को जबरन भर्ती कराया जाता था। तो इन सभी दिक्कतों में महात्मा गांधी एक हीरो की तरह प्रवेश किए इस महामारी में। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि हीरो की तरह कूद पड़े और उन सारे जो भी किसानों के सामने, जो ग्रामीण इलाकों के सामने जो भी समस्याएं चल रही थी, उनको सरकार से क्या किए, रिक्वेस्ट किया, सहायता मांगे कि हम ग्रामीणों से कोई भी कर ना लिया जाए क्योंकि हम लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं। और गांधी जी ने क्या किया, ग्रामीणों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन का क्या किया, प्रारंभ किया। और सत्याग्रह आंदोलन वो ऐसा आंदोलन नहीं था कि कोई भी उसमें मतलब हम लोग हिंसा का सहारा लें, वो नहीं, वो एक प्रकार का क्या था, हिंसा के खिलाफ था वो आंदोलन। तो जो भी प्लेग की बीमारी, फसल खराब हो जाने के कारण जो भी खेड़ा जिले में क्या कहते थे, चुकाने के हालात में नहीं थे। जो भी वहाँ पर देखिए गुजरात के खेड़ा ज़िले में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन का क्या किया था, प्रारंभ किया था। और वहाँ की सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन लोगों के सामने सत्याग्रह आंदोलन का प्रस्ताव रखा और वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए और उन लोगों से निवेदन किए कि ये किसान आपको कर देने में असमर्थ हैं, इनका फसल बर्बाद हो गया है, ये बहुत बड़े मुश्किलों में है, प्लेग की बीमारी चल रही है, इन लोगों से क्या किया जाए, कर ना लिया जाए और अंत में वसूली ढील दी जाए। और 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। और गांधी जी यहीं तक नहीं रुके, वो 1918 में सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के भी साथ रहे और उन लोगों को भी साथ लेकर सत्याग्रह आंदोलन में क्या किया, सम्मिलित हुए वे सभी लोग। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं।
और आगे हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आरपी स्टडी पॉइंट।